प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से एबीटेक ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसा कि पता है कि मेरे द्वारा आपको विज्ञान विषय की जूनियर शिक्षक भर्ती की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि एबीटेक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं। और विज्ञान विषय के एक पार्ट भौतिक विज्ञान में हमने मेजरमेंट के 2 वीडियो आपको अभी तक दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि वे वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। और उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए आज हम विज्ञान विषय में मापन का तीसरा वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इस वीडियो से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने वाला है, इसलिए आप इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप को इंस्टॉल कीजिए, आपको वहां पर क्लासेस मिलेंगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मापन के भाग 3 की चर्चा। मतलब हम लोग आज फिर से मापन को पढ़ने वाले मेजरमेंट को, और मेजरमेंट का ये पार्ट नंबर 3, मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें आपको मात्रकों की चर्चा की जाएगी। अब तक हमने लंबाई के मात्रक की हमने चर्चा की थी, लेंथ, मतलब लंबाई के मात्रक की हम चर्चा कर रहे हैं। तो लंबाई के मात्रक की कड़ी में हमने आपको 3 मात्रकों की चर्चा की थी। सबसे पहला जो मात्रक था वो था आपका प्रकाश वर्ष, और दूसरा आपको हमने बताया था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय मात्रक, और तीसरा पारसेक जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो ये 3 मात्रकों की चर्चा हमने की थी। अब लंबाई के सेगमेंट में दूरी को या लंबाई को मापने के लिए कुछ और मात्रक हैं जो कि यूज किए जाते हैं। आज हम उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देखेंगे हम सब लोग एक मात्रक यूज करते हैं सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को अगर आप देखेंगे तो चेंज करेंगे हम मीटर में, चूंकि एसआई टर्म में हम सारी चीजों को चाहते हैं कि हम लिखें एसआई मात्रक। तो अगर आप इसको एसआई मात्रक में चेंज करेंगे तो एक में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 10⁻² मीटर। इसके बाद मिलीमीटर आता है, तो 1 मिलीमीटर डिवाइड करेंगे 1000 से तो आपको मिल जाएगा 10⁻³ मीटर। और फिर इसके बाद माइक्रोमीटर की अगर आप बात करेंगे तो 1 माइक्रोमीटर या फिर 1 माइक्रोमीटर की आप बात करेंगे तो 10⁻6 मीटर के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप नैनोमीटर की बात करेंगे, 1 नैनोमीटर दिस इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर के बराबर होगा। और फिर इसके बाद अगर आप पिको की बात करेंगे तो 1 पिको मीटर दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10⁻12 मीटर। और फिर इसके बाद अगर आप एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम तो हो जाएगा आपका 10⁻10 मीटर। और फिर इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो 1 फेम्टोमीटर की तो ये हो जाएगा 10⁻15 मीटर। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए जहां पर तरंग दैर्घ्य आएगा, वेवलेंथ आएगी, वहां पर हम उनको एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करेंगे। बहुत सारे चार्ज ऐसे आएंगे आपको फिजिक्स में जिनको हम माइक्रो में व्यक्त करेंगे। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 होता है। ये चीजें आपको 100% याद होनी चाहिए। तो आप इनको देख करके अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं उस तरीके से इनको याद कीजिए, और ये चीजें आपके लिए आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काफी हेल्प करेंगी। और इसके अलावा लंबाई के और भी बहुत सारे मात्रक हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। जैसे आप देखते होंगे 1 इंच, 1 इंच की बात करते हैं तो 1 इंच बराबर होगा हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर। और अगर आप देखेंगे तो इसको मीटर में बदलेंगे तो फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.0254 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और जो ये 1 इंच हुआ इसमें जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम मीटर में चेंज करेंगे, और 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 अंक जो है
ये पॉइंट शिफ्ट होगा, तो एक अंक 2 में शिफ्ट हुआ और एक अंक 0 लगा के हमने शिफ्ट किया, तो ये हो गया 0.0254 मीटर। क्योंकि ये इंच एक व्यवहारिक मात्रक है तो आपको इसको भी याद रखना जरूरी है। तो आप अगर सेंटीमीटर में याद रखते हैं कि 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर होगा, तो आप मीटर में इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर ऑलरेडी है। फिर इसके बाद आप फुट की बात करेंगे, तो 1 फुट या फीट जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंच के बराबर। तो 1 फुट किसके बराबर होगा? 12 इंच के बराबर, मतलब 12 इंच के बराबर आपका 1 फुट होता है। अब आप अगर चाहें तो इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। 1 इंच 12 इंच है हमारे पास, फिर इसके बाद इसमें 2.54 से गुणा किया सेंटीमीटर मिलेगा, या फिर डायरेक्टली आप इतने से गुणा कर लेंगे तो आपको मीटर मिल जाएगा। तो 1 फीट के बाद बात करते हैं 1 गज की। ये जो 1 गज होगा आपका, ये होता है 3 फीट के बराबर। 1 गज कितने के बराबर होगा? 3 फीट के बराबर होगा, और 1 गज 3 फीट के बराबर होगा। तो अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3084 मीटर ये आपका हो जाएगा। तो सॉरी 48 होगा, 0.3048 मीटर। तो 1 गज बराबर 3 फीट, और 3 फीट का मतलब 36 इंच, और 36 इंच को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये संख्या आपके पास आने वाली है। फिर इसके बाद 1 मील का भी हम यूज करते हैं कई बार। तो 1 माइल बराबर क्या होता है? 1604 मीटर। तो 1 मील जो होता है वो 1604 मीटर के बराबर होता है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1 नॉटिकल माइल, जिसका आप समुद्री जगहों को नापने के लिए नॉटिकल मील का यूज किया जाता है। तो 1 नॉटिकल माइल दिस इज इक्वल टू 1852 मीटर। तो इतने मात्रक जो हैं ये लंबाई के आपको याद ही होने चाहिए, ताकि आपको कहीं पर भी कुछ भी पूछा जाए तो आप एग्जैक्टली ये बता सकें कि आखिर में तो, और आपके पास चेंज करने की क्षमता हो। और जब तक आप इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक आप मात्रकों को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद जो हमने 3 चीजें पहले पढ़ी थी, 1 लाइट ईयर पहले देखते हैं। 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, 1 LY मतलब प्रकाश वर्ष। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये अगर देखेंगे आप तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपको बताया गया था 6.3 × 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके बराबर होता है 1 प्रकाश वर्ष के। बाकी टोटल कैलकुलेशन मैंने पिछले वीडियो में बताई है। अगर वो टोटल कैलकुलेशन कितनी है, मतलब 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है, तो 10⁻15 अराउंड में होता है। तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ये बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁵ लाइट ईयर के। ये सारे संबंध आपको जरूर याद होने चाहिए कि 1 प्रकाश वर्ष में आपका होगा 6.3 × 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब 1 प्रकाश वर्ष इतने खगोलीय मात्रक के बराबर होता है। और इसके बाद एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁵ प्रकाश वर्ष के, LY का मतलब प्रकाश वर्ष के बराबर होता है लाइट ईयर के। और फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा मात्रक आपको बताया गया था 1 पारसेक, और 1 पारसेक बराबर जो होगा वो 2.07 × 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा। तो ये इतनी चीजें आपको लंबाई के टर्म में ध्यान रखनी है। क्योंकि लंबाई जो है हम इनसे बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं। तो हो सकता है आपसे ये सारे सवाल कुछ पूछ लिया जाए कि मान लीजिए हमारे पास जो प्रकाश वर्ष है वो कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। तो आपको ये फैक्ट जो है वो याद रखने ही चाहिए। और इतने अगर मात्रक आप पढ़ लेते हैं तो लंबाई का मात्रक आपका इसके बाहर से आने वाला नहीं है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा मैं हटूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे द्रव्यमान के मात्रक की, कि जो द्रव्यमान के मात्रक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं अब द्रव्यमान के मात्रक।
तो मैं इसको इरेज करता हूं। ये था हमारा लंबाई के मात्रक के बारे में। अब इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक देखते हैं। तो आइए देखते हैं द्रव्यमान के मात्रक। तो यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास मतलब द्रव्यमान के जो मात्रक होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये देखते हैं। द्रव्यमान के मात्रक, तो अगर आप देखेंगे जो द्रव्यमान के मात्रक होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो हम ग्राम में या फिर मिलीग्राम में नापते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 1 ग्राम। अब हमको चाहिए कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। तो 1 ग्राम बराबर होगा 1/1000, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम। क्योंकि हम किलोग्राम के टर्म में क्यों यूज करना चाहते हैं सारी चीजें, क्योंकि किलोग्राम हमारी क्या है, एसआई यूनिट, और हम सारी चीजों को एसआई यूनिट में ही नापना चाहते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें हर एक दुनिया के सारे देश इसी में अपने मात्रकों को व्यक्त करते हैं। फिर इसके बाद मिलीग्राम का एक टर्म आता है, तो 1 मिलीग्राम दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶ किलोग्राम हो जाएगा आपके पास। मतलब 1 मिलीग्राम में 10⁻⁶ किलोग्राम होंगे। फिर इसके बाद 1 कैरेट, 1 कैरेट, तो ये जो 1 कैरेट होता है ये होता है 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम। 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम के बराबर होता है 1 कैरेट। कहने का मतलब ये है, आप इसमें 1 में 500 से डिवाइड करते हैं तो आप 5000 से डिवाइड करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है कि 1 कैरेट बराबर होगा 1/5000 ग्राम, और दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁴ किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप यूज करते हैं स्लग का। स्लग एक मात्रक होता है, तो 1 स्लग, एक स्लग में कितने किलोग्राम होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1 स्लग बराबर होता है 14.57 किलोग्राम के बराबर। तो 1 स्लग जो होगा वो 14.57 किलोग्राम के बराबर होगा। और फिर इसके बाद आप मीट्रिक टन की बात करेंगे, तो 1 मीट्रिक टन, तो 1 मीट्रिक टन बराबर होगा आपका 10 क्विंटल के, तो 10 कुंटल। और आपको कुंटल पता है कि जो कुंटल होता है वो 100 किलोग्राम का होता है। तो यानी इसमें कितने होंगे, 1000 किलोग्राम हो जाएंगे आपके। फिर इसके बाद चंद्रशेखर सीमा, जो कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होगा, जो एक वैज्ञानिक के नाम पर चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम पर रखा गया है, दैट इज चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, इसको शॉर्ट में तो एक चंद्रशेखर सीमा यानी CSL, चंद्रशेखर लिमिट। और ये जो होगा ये बराबर होगा 1.4 इंटू जितना हमारे सूर्य का द्रव्यमान है, मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ सन। तो 1.4 में सूर्य के द्रव्यमान से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको चंद्रशेखर सीमा, मतलब ये द्रव्यमान की सबसे बड़ी यूनिट होगी। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो 1.4 इंटू जो सूर्य का द्रव्यमान होगा वो 1.99, 1 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। वैसे अप्रोक्सीमेट हम 10⁻30 ही मानते हैं। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो लगभग ये आएगा 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। ये लगभग है, मतलब हमने 2 से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवाया 1.99 की जगह पे। तो ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है चंद्रशेखर सीमा। लोग इसमें ये गलती करते हैं कि चंद्रशेखर सीमा लिखा होता है तो इसको लंबाई का मात्रक समझ करके लगा देते हैं। तो एग्जाम का जो पेपर सेट करने वाला व्यक्ति है वो इस तरीके से पेपर सेट करता है, लिखेगा इसमें से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है। और आपको ये भी ऑप्शन में देगा
तो आप सोचेंगे प्रकाश वर्ष दे दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे दिया और फिर इसके बाद कोई एक और इसमें से उठा करके दे दिया जैसे मीट्रिक टन, तो आपने ये आप चंद्रशेखर सीमा को ये मान लेते हैं कि ये लंबाई का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक नहीं है और आप इसमें फंस जाते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद परमाणु द्रव्यमान मात्रक मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो एक आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान मात्रक, आप एटॉमिक का मतलब परमाणु और फिर इसके बाद मास का मतलब द्रव्यमान और यूनिट का मतलब मात्रक, तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो आप जानते हैं हमने कार्बन 6C12 को हमने क्या माना, एक मानक माना है और इसके 12वें भाग में जितने परमाणु होते हैं कि एक परमाणु को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो 1 इसको हम AMU से प्रदर्शित करते हैं, तो 1 AMU यानी एक एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हो जाएगा आपका। और फिर इसका जो हम उपयोग करते हैं वो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन आदि को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये इतनी चीजें हो गई आपकी किसके बारे में, द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान के बारे में हम इतनी चीजें करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम समय के मात्रक की तरफ चलते हैं। तो अब इसके बाद अब हम चलते हैं यूनिट, यानी किसकी यूनिट, टाइम की। टाइम को मेजर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आपने देखा कि कौन कौन से मात्रक किस किस के मात्रक हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक हमने पढ़ लिया, लंबाई के मात्रक हमने पढ़ लिए, और अब हमको पढ़ना है टाइम के मात्रक कि हम टाइम को मापने के लिए किसका किसका यूज करते हैं। ये एक वेरियस मतलब बहुत ही हार्डली स्टडी है, इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एक मेंटर की या गाइड करने वाले की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पड़ती है ताकि आप बहुत ही कम टाइम के अंदर यहाँ तक पहुंच सके, क्योंकि टीचर का जो रोल होता है वो कम टाइम के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो ये बता सके। बाकी आप पढ़ किताबों से भी सकते हैं, लेकिन चूंकि इस भर्ती में समय बहुत कम है तो आपको फैक्चुअल चीजें जो आने वाली वही पढ़नी चाहिए, नहीं तो आपको किताबों से इतना कंटेंट ढूंढने में कि हमको कौन कौन सा जरूरी है काफी टाइम लगेगा। और फिर अब देखते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम समय के मात्रक में, तो 1 मिली सेकेंड की बात करते हैं। तो 1 मिली सेकेंड आप देखेंगे तो ये जो मिली सेकेंड होता है ये 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। कहने का मतलब जो समय का SI मात्रक है वो क्या है, सेकंड है। तो हम सारी चीजों को किसमें व्यक्त करेंगे, सेकंड में। तो 1 मिली सेकंड बराबर 10⁻³ सेकंड। फिर इसके बाद 1 माइक्रो सेकंड, तो 1 माइक्रोन बराबर मैंने आपको बता दिया 10⁻⁻6 होता है, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं तो 1 नैनो सेकंड आएगा हमारा, तो 1 नैनो सेकंड दिस इज इक्वल टू 10⁻, नैनो जहां पे भी आता है तो आपको सीधा सीधा 9 लिखना है, तो 10⁻⁹ हो जाएगा। और फिर इसके बाद पिको सेकंड की अगर आप बात करते हैं तो 1 पिको सेकंड बराबर 10⁻12 सेकंड हो जाएगा। और फिर इसके बाद आपको बात करनी है 1 सेक की, 1 सेक। अब आप सोचिए अगर कभी भी आपके पेपर में आ जाता है कि 1 सेक कितने सेकंड के बराबर होता है, तो आपको पता ही नहीं है सेक क्या है, तो 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻8 सेकंड के बराबर होता है 1 सेक। तो ये चीजें आपको जानने की जरूरत है। और फिर इसके बाद एक वर्ष जो आप लेंगे मतलब 1 ईयर बराबर कितने सेकंड के होगा, तो 3.156 into 10⁻7 सेकंड, ये 1 ईयर। खैर इस डाटा को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जितने डाटा है ये आपको आने चाहिए। अब मिली आता है तो 10⁻³ माइक्रो आता है तो 10⁻6, नैनो आता है तो 10⁻9, पिको आता है तो 10⁻12, सेक आता है तो आपको ये ध्यान देना है 10⁻8 सेकंड। और फिर इसके बाद जो अगला समय का मात्रक होता है वो है चंद्रमास। अब ये कौन सा मात्रक है,
चंद्रमास वो भी समय का। आप इसके आगे मास देख करके द्रव्यमान का मात्रक मान सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है ये किसका मात्रक है, टाइम का मात्रक है। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना भी समय लगता है उसको हम बोलते हैं चंद्रमास। मतलब चंद्रमा एक चक्कर अर्थ का जितने टाइम के अंदर लगाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, चंद्रमास। आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, तो जो चीजें मैं बोल रहा हूं अगर आपको फैक्चुअली थ्योरी वाइज भी याद रखना है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो चंद्रमास हम किसको बोलेंगे, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जितने टाइम में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं चंद्रमास। तो एक चंद्रमास बराबर हो जाएगा आपका 1 चंद्रमास बराबर किसके के होगा, 27.3 दिन के बराबर। तो 27.3 दिन के बराबर होगा। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेकंड में। आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होंगे, 24 घंटे में 60 मिनट होंगे और 60 मिनट में 60 सेकंड होंगे। तो आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीजें आपको याद होंगी। फिर इसके बाद सौर वर्ष आप जानते होंगे। तो सौर वर्ष मतलब सोलर ईयर। तो अगर आप देखेंगे तो सौर वर्ष किसे कहेंगे, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं सौर वर्ष। तो एक सौर वर्ष बराबर अगर आप देखेंगे एक सौर वर्ष बराबर, तो जो पृथ्वी चक्कर लगाने में सूरज का टाइम लेती है वो लगभग 365.25 दिन का लेती है। और ये 365.25 माध्य सौर दिवस इतना टाइम लेती है धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में, जिसको हम बोलते हैं सौर दिवस। अब सौर दिवस क्या होता है, तो सूर्य का किसी आमयोत्तर से 2 क्रमागत बार गुजरना का जो टाइम होगा वो कहलाएगा सौर दिवस। सूर्य का किसी भी 2 आमयोत्तर से गुजरने का जो टाइम होगा क्रमागत बार वो कहलाएगा सौर दिवस। और एक सौर वर्ष बराबर इतने टाइम होता है। इसीलिए हर 4 वर्ष के बाद एक लीप ईयर आता है, क्योंकि 4 बार में ये 25 चौको 100 एक दिन बढ़ जाएगा और वो 366 दिन का होगा और फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाएगी। तो ये इतनी चीजें थी जो आपको टर्म में याद रखनी है, किसके, टाइम के मात्रक के टर्म में। फिर इसके बाद कुछ विविध मात्रक की भी चर्चा कर लेते हैं। मतलब अन्य मात्रक होंगे वो किसी अन्य राशियों के, जो हो सकता है आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। तो अन्य मात्रक की अगर आप बात करेंगे तो 1 वायुमंडलीय दाब, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। तो ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है, आप जानते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं और ये गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, धरती पर जितना प्रेशर लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। और ये जो 1 एटॉमिक मास मतलब 1 एटीएम बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 760 mm पारे के दाब के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बार, ये भी मात्रक है किसका, दाब को मापने का। तो एक बार बराबर 1 एटीएम। और अगर आप संख्या के रूप में इसको देखें तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि दाब का जो मात्रक है, दाब बराबर होता है P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे तो ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको मिल सकता है। फिर इसके बाद 1 वर्ग गज की बात कर लेते हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है। तो 1 वर्ग गज बराबर होगा 9 वर्ग फीट के, 9 वर्ग फुट के। ये आपको ध्यान देना है। तो 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट। और अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ये 0.8361 वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये आएगा, और गज होगा तो फुट में चेंज करेंगे तो ये आएगा। तो इतनी चीजें मात्रकों के टर्म में आपको ध्यान रखनी है। खैर ये बहुत कठिन काम नहीं है। जैसा कि आपने देखा जहां पर भी हमको मिलेगा, तो चाहे वो लंबाई में हो चाहे द्रव्यमान में हो, सब में 10⁻³ है। माइक्रो मिलेगा तो -6 है।
नैनो मिलेगा तो -9 है, पिको मिलेगा तो -12 है, फेम्टो मिलेगा तो -15 है। और फिर इसके बाद तो ये सारी चीजें आपकी तो एक ही बार में हर एक मात्रकों में क्लियर हो जाने वाली है। सिर्फ और सिर्फ हमको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। जैसे हमको लंबाई के मात्रक में प्रकाश वर्ष को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय मात्रक को अच्छे से ध्यान में रखना है, और फिर इसके बाद पारसेक को अच्छे से ध्यान में रखना है, और इन तीनों का आपस में जो संबंध है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने अभी लंबाई के मात्रक को बताते समय बताया। और फिर इसके बाद जब आपका द्रव्यमान का मात्रक पढ़ते हैं तो आपको वहां पर चंद्रशेखर सीमा को ध्यान में रखना है, और फिर इसके बाद अगर आप समय को पढ़ते हैं तो इसमें चंद्रमास और सोलर ईयर को ध्यान में रखना है। ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर इसके बाद हम शुरुआत करते हैं मात्रक से जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो अब आइए देखते हैं इस क्लास से जो आपने मापन पढ़ा इसमें से आपके किस तरीके के सवाल बन सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। थोड़ी सी बात हम इस पे करते हैं, बाकी हम आपको एक क्वेश्चन की सीट भी प्रोवाइड करेंगे, और इसके बाद आपको हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और भी देंगे। तो क्वेश्चंस की जो सीट होगी विथ आंसर की हम आपको उनको देंगे, तो आप उसे अच्छी तरीके से कंसंट्रेट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बात हम यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, ताकि आपसे ये बात की जा सके जो भी चर्चा हुई है इसका कुछ आपको मतलब समझ में आ सके। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले उन्होंने दिया एक फर्मी बराबर होता है। ये मान लीजिए आपका एक सवाल है कि एक फर्मी बराबर होता है। तो अब उन्होंने ये बनाया, नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें उन्होंने लिखा 10⁻⁻8 मीटर, दूसरा उन्होंने लिखा 10⁻⁻6 मीटर, तीसरा उन्होंने लिखा 10⁻⁻15 मीटर, और चौथा उन्होंने लिखा 10⁻⁻5 मीटर। इतनी चीजें उन्होंने दी। अब आपको इसमें से चूज करना है कि एक फर्मी बराबर कितने के होता है। तो आपने अभी पढ़ा था लंबाई के मात्रक में फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर को ही हम फर्मी बोलते हैं। तो जो फेम्टोमीटर है उसमें आपको वैल्यू बताई गई थी कि जो फेम्टोमीटर है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो द राइट आंसर इज नंबर 3। तो इस तरीके से आपका सवाल बन सकता है। इसके बाद अगर हम दूसरा सवाल देखें तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है। अब ऑप्शन मैं आपको देता हूं दूरी के मात्रक के लिए। नंबर फर्स्ट हो गया एंगस्ट्रॉम, दूसरा हमने आपको दे दिया पारसेक, मान लीजिए तीसरा ऑप्शन है आपके पास वॉर्म, हिंदी में लिख देते हैं वॉर्म, और चौथा ऑप्शन है आपके पास खगोलीय मात्रक। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसमें से चूज करना है कि कौन सा दूरी का मात्रक नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो दूरी का जो मात्रक नहीं, एंगस्ट्रॉम मैंने आपको बताया था 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, तो ये तो दूरी को माप सकता है। पारसेक मैंने आपको बताया है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है, तो ये भी दूरी का मात्रक है। खगोलीय मात्रक तो हमने आपको ये भी बताया था कि इसका ग्रहों की दूरियों को मापने के लिए खगोलीय मात्रक का यूज किया जाता है। तो अपने आप हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 3 वॉर्म। ये हमको कहीं पर भी नहीं मिला है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर बनते हैं। और इसके बाद अगला नंबर हम लिखते हैं
प्रकाश वर्ष, मान लो ये दिया गया कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। और इसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है, नंबर फर्स्ट समय का, नंबर सेकंड द्रव्यमान का, नंबर थर्ड ताप का, और नंबर 4 दूरी का। अब आपने अगर पढ़ा होगा कि प्रकाश वर्ष हम किसके लिए यूज करते हैं तो ही आप इसके जवाब दे पाएंगे। और आपके लिए अब आप देखिएगा, मैंने कहा था लंबाई के 3 मात्रक आपको कायदे से ध्यान में रखने हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, और फिर पारसेक। तो आप देखेंगे तो इसमें प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की आप बात करते हैं तो 4th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में कौन व्युत्पन्न मात्रक, तो निम्नलिखित में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, और आपके पास ऑप्शन है नंबर 1 केल्विन, नंबर 2 एम्पियर, नंबर 3 न्यूटन, और नंबर 4 किलोग्राम। ये 4 मात्रक आपको दिए गए हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक मतलब डिराइव्ड यूनिट है। अब डिराइव्ड यूनिट किसकी होगी, जो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। तो आप देखेंगे तो अगर आपने पढ़ा होगा कि एसआई मात्रक कौन से हैं, मतलब या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो कौन सी हैं, और फिर आपने पढ़ा होगा डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो आप देखेंगे कि ताप जो होता है, ताप एक एसआई फिजिकल क्वांटिटी है, और फिर उसका मात्रक होता है केल्विन, और एम्पियर धारा का मात्रक है, और विद्युत धारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका फंडामेंटल यूनिट एम्पियर है। किलोग्राम आप देखेंगे द्रव्यमान जो है उसका मात्रक किलोग्राम है, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 3 न्यूटन। तो इस तरीके से ये सवाल आपसे पूछे जा सकने वाले हैं। एक सवाल हम और देखते हैं और इसके बाद इस क्लास को कवर करेंगे और अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। मान लीजिए 1 मीटर में कितने, पूरा लिख लेते हैं मीटर, 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। ये सवाल नंबर 5। अब आप देखिएगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं 1.06 इंटू 10 की पावर -15, ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो गया 1.06 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके लिए है 1.06 इंटू 10 की पावर -16, और नंबर 4
1.056 इंटू 10 की पावर माइनस 16 या फिर 17। अब अगर आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा होगा कि जो प्रकाश वर्ष है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ही आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो हमने आपको ये बात की थी आपसे कि 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ये आपका 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब हमको इसको मीटर में डिवाइड करना है, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/9.46 इंटू 10 की पावर 15। अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो इस घात को हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 और अपान 9.46 इंटू 10 की पावर, अब 10 की पावर ऊपर पहुंच गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये 9.46 है, हमने इसमें एक 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लीजिए हम एक 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 16 हो जाएगा। और जब ये 10 की पावर माइनस 16 हो जाएगा, फिर आपको 10 में 9.46 से डिवाइड करना होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो 1.06। और 10 की पावर माइनस 15 ये पहले से है, -1 हमने एक और किया, गुणा में घात जुड़ती है, तो ये हो जाएगा -16। तो जो आपका आंसर होगा दैट इज थर्ड 1.06 इंटू 10 की पावर माइनस 16 प्रकाश वर्ष 1 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं जो आपको घुमा करके इधर उधर से दिए जा सकते हैं, लेकिन आपने अगर अपने फंडामेंटल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रखा है तो आप किसी भी तरीके का सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे। और आप इस क्लास को अवश्य देखिए और पूरी क्लास देखिए, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बैच लेना या ना लेना ये अलग की बात होती है, लेकिन ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है इसको खुद लीजिए। आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक इस बात को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप अपनी एक सीट इस एग्जाम में सुनिश्चित करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ मिल करके तैयारी कीजिए। और इस लगभग 50 दिनों की तैयारी में हम आपको एक बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं कि आपको सारी चीजें ढूंढ करके और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर ये भी चर्चा कर सकते हैं कि पार्सेक किसका मात्रक होगा। हर एक क्वेश्चन बेस्ड स्टडी, अभी ये हमने आपको ओवरव्यू दिया, चूंकि एक लेक्चर क्लास थी, फिर आगे और भी हम क्वेश्चन इसके आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। और फिर एक एक ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लोज होता हुआ दिखेगा, तो आपको कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। और एक ही सवाल से, जैसे ये इसमें है कौन सा व्युत्पन्न मात्रक, तो हम केल्विन किसका मात्रक है इसकी चर्चा, चारों ऑप्शन की चर्चा करके आपको एक ब्रॉड लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो आप इस क्लास को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस बैच से जुड़िए ताकि आपकी सफलता जो है वो सुनिश्चित हो सके। धन्यवाद।